Hello, class 12th. It's me, Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So, lastly, we studied about liberalization. Liberalization means removal of entry and growth restriction on the private sector. Then we talk about the industrial reform under liberalization, that was abolition of industrial licensing policy. Second was decrease in the role of public sector. Third, de-reservation of production by small scale industry. Fourth, price determination by the market forces. And fifth, import of capital goods. Now today we will be reading about financial sector reform and fiscal tax reform. Now let's start. So पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स. तो फाइनेंशियल सेक्टर समझेंगे पहले कि आखिर क्या है. तो फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो इंक्लूड करता है उन फर्म्स और इंस्टीट्यूशन को जो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि लोन देना, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ETC. सो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स. अब फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड क्या करता है? तो पहला इसमें कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड करता है आपका फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर जो इंडिया में है वो कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा. सेंट्रल बैंक इंडिया का है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस अंडर फाइनेंशियल सेक्टर आर. अब क्या क्या रिफॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर में लाए गए 1991 में, अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो 1991 में जो पहला रिफॉर्म लाया गया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में वो है आपका रोल ऑफ RBI. तो रोल ऑफ RBI को किस तरीके से चेंज किया गया वो देखेंगे. तो 1991 से पहले RBI रेगुलेटर का काम किया करता था, बट अंडर दिस now RBI has been changed from regulator to facilitator ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर. पर अब जो RBI का रोल था उसे चेंज कर दिया गया रेगुलेटर से फैसिलिटेटर सेक्टर का. दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर वर अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैनी फाइनेंशियल मैटर विदाउट कंसल्टिंग RBI. तो अब फाइनेंशियल सेक्टर बिना किसी परमिशन के, कंसल्टेंट्स के, अपने आप अपने डिसीज़न ले सकता था. उसे ब्रांच एक्सपेंशन करना या कुछ भी काम करना है वो अपने आप अपने डिसीज़न ले सकता था. उसे अब ज़रूरत नहीं थी कि वो RBI को पहले कंसल्ट करे और फिर ये डिसीज़न ले. तो अब केवल फैसिलिटेटर का काम किया RBI ने, और जो भी फर्म्स और इंस्टीट्यूशन आते थे ये खुद से डिसीज़न लेने लगे. नेक्स्ट हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक. तो 1991 से पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक को इनकरेज नहीं किया जाता था. केवल पब्लिक सेक्टर बैंक को ही हर जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में. बट रिफॉर्म पॉलिसीज़ आने के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इस्टेब्लिश हुए, बल्कि इंडियन बैंक के साथ साथ फॉरेन बैंक को भी यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, और जिसके कारण कंपटीशन बढ़ा बैंकिंग सेक्टर में, और उसके बाद बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाने लगी कस्टमर को. तो 1991 की पॉलिसी आने के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक हुए, साथ ही फॉरेन सेक्टर बैंक भी इस्टेब्लिश हुए, जिसके कारण कंज्यूमर को बेटर सर्विसेज मिली जाने लगी. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी लोगों को भारत में निवेश करने देना, इन्वेस्टमेंट करने देना. तो 1991 से पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो फाइनेंशियल सेक्टर में एकदम रिस्ट्रिक्टेड था. पर अब न्यू रिफॉर्म आने के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसको भी रेस कर दिया गया अबाउट 51% तक, और यहाँ भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को अलाउ किया गया, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, पेंशन फंड्स को, इन सभी को अलाउ किया गया इंडियन मार्केट में. पर ये सभी गाइडलाइंस में थे RBI की. नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट देखेंगे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है, दैट इज ईज इन सेटिंग अप अ न्यू ब्रांचेस. तो 1991 से पहले अगर किसी भी बैंक को अपनी नई ब्रांच खोलनी है तो उसे RBI से अप्रूवल लेना पड़ता था. पर अब नई रिफॉर्म आने के बाद कोई भी बैंक अपनी नई ब्रांचेस खोल सकता था बिना RBI के अप्रूवल के. बस
उन्हें कुछ सर्टेन कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता था जो कि आरबीआई द्वारा इंस्ट्रक्ट की गई थी। उन्हें पूरा करने के बाद कोई भी बैंक अपनी नई ब्रांच खोल सकता था। नेक्स्ट सेक्टर हम देखेंगे फिस्कल टैक्स रिफॉर्म। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो इट इज़ अ पॉलिसी विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट के टैक्स लगाने से और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर करने से रिलेटेड होती है। यानी कि गवर्नमेंट हमसे क्या कमा रही है और गवर्नमेंट हम पे क्या खर्चा कर रही है, उससे रिलेटेड होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी। अब ये जो टैक्स हैं ये होते हैं आपके दो टाइप के, वन इज़ डायरेक्ट, अनदर वन इज़ इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिनका बर्डन जिस पे पड़ता है उसी को पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। पर इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनके बर्डन को हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी हो गया, पहले सेल्स टैक्स एंड वैट इसका एग्जांपल हुआ करते थे। अब हम देखेंगे पहला पॉइंट फिस्कल टैक्स रिफॉर्म में, तो जो कि है आपका रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्सेस। तो 1991 से पहले ये पाया गया कि जो आपका डायरेक्ट टैक्सेस था उसमें कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जो इंडिविजुअल की इनकम पे लगेगा और फर्म के प्रॉफिट पे लगेगा। अब जब ये डायरेक्ट टैक्सेस लगातार बढ़ाए जा रहे थे तो इससे पाया गया कि लोग टैक्स को पे नहीं कर रहे बल्कि टैक्स इवेशन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में इन टैक्सेस को कम किया गया ताकि टैक्स इवेशन जैसी प्रॉब्लम को हम अवॉइड कर सके और लोग सिंसियरली फिर अपना टैक्स पे, अगर कम होगा तो सब इजीली उसे पे कर पाएंगे और ऑनेस्टली पे कर पाएंगे। तो पहला रिफॉर्म ये लिया गया आपके फिस्कल या टैक्स रिफॉर्म में। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब तो हमारे पास एक ही टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज़ जीएसटी। बट पहले हमारे पे बहुत तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और भी कई टैक्सेस। इन सारे टैक्सेस में भी कम और ज़्यादा इनको किया गया, इनमें चेंजेस लाए गए रिफॉर्म्स के आने के बाद, ताकि हमारा जो नेशनल मार्केट है उसको प्रॉपर इस्टेब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसीजर। तो पहले जो हमारा जो टैक्स पेइंग प्रोसीजर था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो अब उसको भी सिंप्लीफाई किया गया ताकि लोग इजीली टैक्स को पे कर सकें और जिससे कि सरकार की भी, गवर्नमेंट की भी इनकम क्रिएट हो और ताकि डेवलपमेंट में काम आ सके देश के। सो नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम कहते हैं जीएसटी। और ये एक्ट पास हुआ था आपके 2016 में बाय पार्लियामेंट, और इसे इसलिए पास किया गया था ताकि हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई और यूनिफाइड किया जा सके। तो ये भी एक तरीके का इकोनॉमिक रिफॉर्म था हमारी इकोनॉमी के लिए। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। तो हमने आज देखा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, जिसमें हमने पहला पॉइंट देखा रोल ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के रोल को कन्वर्ट किया गया फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर और अलाउ किया गया फाइनेंशियल सेक्टर को कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं बिना आरबीआई को कंसल्ट किए हुए। दूसरा हमने देखा था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक को अलाउ किया 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी में, बल्कि फॉरेन बैंक को भी अलाउ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो 1991 से पहले जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थी, पर 1991 के बाद अप्रॉक्स 51% शेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा लास्ट वन, सेटिंग अप अ न्यू ब्रांचेस। तो न्यू ब्रांचेस को भी सेटअप करने को अलाउ किया गया बिना आरबीआई की अप्रूवल के, बस उन्हें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पूरी करनी होती थी। तो ये हमने देखा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। और नेक्स्ट हम देखेंगे फिस्कल टैक्स रिफॉर्म। तो इसमें हमने पहला देखा रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्सेस, कि डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया ताकि लोग इजीली पे कर सके अपने टैक्सेस को। दूसरा हमने देखा रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत से जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनमें हमने रिफॉर्म्स लाए, कम ज़्यादा उनको किया गया। नेक्स्ट हमने देखा सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स पेइंग प्रोसीजर।
तो जो टैक्स पेइंग प्रोसीजर था उसको भी सिंप्लीफाई किया गया, जो कि पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। एंड जो हमने बिल्कुल रिसेंट रिफॉर्म देखा, दैट वाज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. So that was all for today. Thank you. Please do like, share and subscribe to my channel.